हमने 2-3 एग्जाम्पल कर लिए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें हमने v को R3 लिया था और हमने ये शो किया था जो ये B1 है विच कंटेन्स E1, E2 एंड E3, ये बेसिस बन जाता है। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था जिसमें अगेन हमने v को R3 लिया था और B2 हमने लिया था इस तरह का वेक्टर, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्लेम करा था ये जो B2 आएगा ये भी बेसिस बन जाएगा, बिकॉज जब हम इसका स्पैनिंग सेट निकालेंगे तो पूरा R3 आ जाएगा और ये जो B2 है ये खुद Li सेट है, ठीक है, तो इसलिए ये बेसिस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने मैट्रिसेस का किया था। तो मैट्रिसेस में भी हम जैसे स्पैनिंग और इंडिपेंडेंस चेक करते हैं, पहले की क्लासेस में स्पैनिंग और इंडिपेंडेंस बता चुकी हूँ कि कैसे चेक करते हैं, वैसे चेक किया था और ये शो कर दिया था कि बी जो है वो बेसिस बनेगा। उससे नेक्स्ट एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल्स का किया था। पॉलिनोमियल ऑफ फिक्स्ड डिग्री था कि डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 और इसमें हमने ये शो किया था कि जो ये बेसिस b है जो कि कंटेन करता है 1, x, x² और x³, तो वो बेसिस बन जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर p3 की जगह p4 होता, दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसका बेसिस का कोई आइडिया है कि क्या बनेगा बेसिस? थोड़ा इसी से जनरलाइज कर सकते हो। अगर मैं P4 समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, अगर मैं P4 ले लूँ, P4 मीन्स A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस A4x⁴ ये ले लूँ, तो मुझे बता सकते हो कि इसका बेसिस क्या बनेगा? 1, x, x², x³, x⁴। हाँ, गुड। एक तरह से इसी रिजल्ट को ही एक्सटेंड किया है। एक मिनट प्लीज, विद इन 10 मिनट्स ज्वाइन कर लिया करो क्योंकि क्लास काफ़ी छोटी होती है, तो फिर चलो ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, यहाँ पर P3 ये लिखा, P3 ये है, तो बेसिस आपने देखा कि ये बन रहा था कांस्टेंट का एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, ठीक है, 1 देन x देन x² देन x³। अगर यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 की बात करूँगी तो यहाँ पर एक और एलिमेंट और ऐड हो जाएगा x⁴, ठीक है। तो सिमिलरली सेम टाइप का रिजल्ट हम Pn के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। Pn मीन्स वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n। तो उस केस में इसके लिए बेसिस जो बनेगा वो मैं लिख के बता देती हूँ क्या बनेगा। बेसिस जो बनेगा वो बनेगा 1, x, x² अप टू xn, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? यस मैम। यस मैम। चलो, हाँ, ठीक है। ये हमने कर लिया था। अब हम आते हैं P4 पे। अगेन हम P4 पे आए। इसके लिए जो एक बेसिस था तो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बता दिया था, जो कि था 1, x, x² x⁴ x⁴, ठीक है। तो वो एक तरह से जैसे स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो वैसा बेसिस था। अब इसमें पूछा है, एक सेट दिया है B जिसके पास x⁴ एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है इसके पास भी, देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं इसके पास भी। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट है ये बेसिस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो बताओ, चेक करो।
तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेसिस चेक करने के लिए? क्या चेक करना है सबसे पहले? स्पैन। तो कैसे चेक करोगे? कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में। हाँ, इसको x टू द पावर 4 की रिप्रेजेंटेशन लिखोगे वेक्टर में क्या होगी? x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 की रिप्रेजेंटेशन लिखोगे वेक्टर्स में क्या होगी? तो किस तरह से दे रहे हो ये तुम पे डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल इस टाइप के पॉलिनोमियल है P4 के पास। ठीक है, और उसको मैं रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ ऐसी ए नॉट, ये ऑर्डरिंग मुझ पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा मुझे ठीक लग रहा है मैं वैसा कर रही हूँ। मैं ऐसे भी कर सकती थी कि A4 को पहले देन ऐसे इस ऑर्डर में। ठीक है, मैंने पावर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग ले ली है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, सो लेकिन एक बार फिक्स कर लिए तो वही फॉलो करना है पूरे क्वेश्चन में, ये नहीं है कि बार बार चेंज करनी है ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो अब इस वेक्टर को इस एलिमेंट को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में कैसे लिखेंगे हम? 0, 0, 0, 0, 1। ठीक लिखा है मैंने? मैम 1,0,0 नहीं होगा क्योंकि आपने फर्स्ट ए लाइक अच्छा डिसेंडिंग अच्छा, ऑर्डर में मेरे को नहीं नहीं नहीं, है। ऐसे किया है मैंने। A टू द पावर 4 मैंने लास्ट वाला लिया है। ओके मैम, अब समझ आया। हाँ ठीक है। सिमिलरली इसकी बता दो क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? काफ़ी दिनों के बाद हमारी सैटरडे वाली क्लास हो रही है ना कुछ रीज़न की वजह से स्किप ही होती जा रही थी। तो आज काफ़ी लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम। चलो सबको लगा ठीक था है। कि क्लास नहीं है आज। 0, 0, 0, -1, क्योंकि x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो वो यहाँ पर आएगा। x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, सिमिलरली इसकी और इसकी रिप्रेजेंटेशन आप वेक्टर्स में लिख लोगे। उसके बाद आपको स्पैनिंग के लिए चेक करना आता ही है कि कैसे चेक करोगे। इसको रो बनाओगे, इसको रो बनाओगे, इसके लिए जो आया है उसको रो बनाओगे, थर्ड रो, ये फोर्थ रो बनेगी, ये फिफ्थ रो बनेगी। फिर उसको रिड्यूस रो एगलन फॉर्म में चेंज करना है, देन स्पैनिंग वाला सेट लिखना है। ठीक है, स्पैनिंग वाले सेट को लिखने के लिए अगेन जो भी आपके पास रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में जो भी आएंगे वेक्टर्स, उसको अगेन आपको पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में ही लिखना है। कर लोगे ये वाला? क्योंकि इस टाइप के हमने स्पैनिंग तो की हुई है। मैम बट कंप्लीट हो लास्ट जाएगा में ये। -1 और 1 दोनों क्यों आ रहा है? लास्ट वाला क्या है? ये वाला? मैम 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 ये वाला जो आपने x⁴ -x⁴, हाँ, इसमें -1 और 1 इसमें आ देख, रहा है मैम एलिमेंट। हाँ -1 और 1 ही तो लिखा है मैंने। मैम क्यों आ रहे हैं? लाइक यूजुअली हम लोग ऐसे नहीं अच्छा, करते, हम लोग क्यों आ 0 रहे? 0 0 1। अच्छा देख, मैंने ये बोला है कि हमें पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में एक बार फिक्स कर लेनी है। तो ऊपर आपने देखा है मैंने ये पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन इस वेक्टर में ऐसे फिक्स की है कि कांस्टेंट टर्म मेरी पहले आ रही है, एक्स का कोफिशिएंट मेरा दूसरा बन रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा तीसरी टर्म बन रही है, एक्स टू द पावर 3 का कोफिशिएंट मेरी फोर्थ टर्म बन रही है, एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट मेरी फिफ्थ टर्म बन रही है। ठीक है, अब इसमें देख, इसमें बाकी सारी टर्म्स मिसिंग है तो इसलिए 0 आएगा। एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसलिए 1 आ गया। अब इसमें देख, इसमें एक्स टू द पावर, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स मिसिंग है, तो दैट मीन्स उनके आगे की कोफिशिएंट 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है,
और x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट -1 है तो इसलिए -1 आ गया। x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए 1 आ गया। ठीक है, मैम समझ आ गया। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इस रो को इधर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे इस वाली रो को इधर लिख देंगे। सिमिलर इस वेक्टर को एज अ रो बना के इधर लिख देंगे। सिमिलरली इसके लिए भी जो रिप्रेजेंटेशन आएगी उसको थर्ड में लिख देंगे, इसके लिए आएगी वो फोर्थ, इसके लिए आएगी फिफ्थ। उसके बाद रोडेडिस एक्लन फॉर्म में उसको चेंज करना है, ठीक है। और चलो करो, रोडेडिस एक्लन फॉर्म में मुझे बताओ क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, करो, उसको कंप्लीट करो। मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है 5 × 5। अच्छा, एक मिनट, बाकी सबको भी करने दो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिनका नहीं हुआ एक बार बाद में टाइम लगा के वेरीफाई करना। सही कहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब आपको स्पैनिंग सेट लिखना है इसका, मैं नीचे वाली 2 रो नहीं लिख रही हूँ। अब आपको इसका स्पैनिंग सेट लिखना है तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे पॉलिनोमियल्स में। तो ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे पॉलिनोमियल में, ये क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस वाली रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या बन जाएगा। फर्स्ट वेक्टर विल बी ए 1, ए नहीं, हाँ 1, हाँ। सेकेंड वेक्टर विल बी x, थर्ड वेक्टर विल बी x²। x², सिमिलरली x टू द पावर 3, x टू द पावर 4। ये सब, ये बाकी सारे वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। जब आप स्पैनिंग लिखते हो, स्पैन बी क्या हो जाएगा, स्पैन बी हो जाएगा हमारा, या तो ए नॉट बोल लो या ए बोल लो, ए टाइम्स ऑफ 1 विच इज ए, बी टाइम्स ऑफ एक्स, सी टाइम्स ऑफ x², d times of x to the power 3 and plus e times of x to the power 4। तो ये जहाँ पर a b c d जो है वो वेरी कर रहे हैं, तो ये सेट क्या बना हमारा, क्या सेट है ये वो सेट है जिसके अंदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 4 है। तो ये सेट है क्या, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। P4। हाँ गुड, P4। तो आपने देखा कि स्पैनिंग सेट पूरा वेक्टर स्पेस आ गया, P4 आ गया, तो स्पैनिंग वाला काम हो गया हमारा। अब सिमिलरली हमें क्या चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अगेन ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे इनको, लेकिन इनको एज अ क्या लिखोगे,
कॉलम इनको क्या बनाओगे, कॉलम बनाओगे। देन कॉलम बना के उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करोगे रो echelon फॉर्म में, और होपफुली इसमें भी, होपफुली क्या इसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी और आप क्लेम कर दोगे कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। हाँ, सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी डाल दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी, ताकि तुम उनके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एक मतलब एक एक टाइप का क्वेश्चन कराया है। जैसे पॉलिनोमियल्स के लिए ये करा दिया है, मैट्रिसेस के लिए ये करा दिया था। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैं डाल दूंगी ग्रुप पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ा इनसे अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, V be the vector space of all polynomial। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो V be the vector space of all polynomial, और इसने बोला है कि ये चेक करो कि ये जो सेट है 1, x, डॉटेड है। ये मतलब डॉटेड है, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है, जितने भी x की पावर्स हैं वो इसके अंदर है। ठीक है, तो इसने बोला है कि ये जो सेट है ये बेसिस बनेगा फॉर v। ठीक है, तो मुझे बताओ कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम स्पैनिंग निकालेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका स्पैनिंग सेट क्या आएगा? मैम इन्फिनाइट वाला बता रही हूँ, फाइनाइट वाला ही बता रही हूँ। हाँ, आइडेंटिटी तो हमें मैट्रिक्स n। एन वाली नहीं बनेगी, इनफाइनाइट है ना ये, इसका मुझे पता नहीं है, इसका ऑर्डर नहीं पता चल रहा ना कि एक्स की पावर कहाँ पे जा रहा है। लेकिन देखो, जो भी स्पैन बनेगा, स्पैन की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करो। स्पैन ऑफ एस क्या होता था? स्पैन ऑफ एस होता था A1 V1 A2 V2 अप टू AN BN। ठीक है, जहाँ पर AI जो होते थे वो रियल नंबर होते थे, और जो ये VIs होते थे ये S में से हम उठाते थे। ये होता था स्पैन। स्पैन का मतलब क्या होता था? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन S। S के अंदर जितने भी वेक्टर हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। याद है ये? यस मैम। हाँ, तो इसमें आप देखो, इसके ये S के अंदर अगर मैं इसको S नाम दे दूं, ठीक है, S के अंदर एलिमेंट कैसे हैं? 1x, x², x⁻3। तो इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? पॉलिनोमियल ही बनेगा, जो भी आएगा पॉलिनोमियल ही आएगा। अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। डिग्री का कोई मैं गारंटी नहीं ले सकती कि डिग्री इतनी आएगी, क्योंकि कोई भी डिग्री का आ सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर टर्म जो है टू द पावर 100 भी है, तो 100 डिग्री का भी पॉलिनोमियल आ सकता है, 1000 डिग्री का भी पॉलिनोमियल आ सकता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि पॉलिनोमियल आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? यस मैम। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं A1 को 1 ले लूँ, मान लो यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, इसको वेक्टर को इसके 1 ले लिया, ये वाली टर्म ले ली, 2 ले लिया कोफिशिएंट। मेरी मर्जी है, कोई किसी भी कोफिशिएंट के साथ मैं टर्म्स बना सकती हूँ। लेकिन जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो आएगा तो एक पॉलिनोमियल ही। दैट मीन्स स्पैन ऑफ एस क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ही है।
और कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो V है, क्योंकि V जो है पूरे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है, V सेट। तो स्पैनिंग तो हो गया, स्पैनिंग क्लियर है? यस मैम, बस हमें ऑर्डर नहीं पता तो हम लोग ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एज इट इज पॉलिनोमियल सो इट्स लाइक वेक्टर स्पेस, ऐसा अज्यूम कर लेंगे हम लोग। इसमें हमें ना इसकी टर्म्स नहीं पता, इसकी टर्म्स अगर फाइनाइट होती तो मैं इसको अगेन मैट्रिसेस वाले मेथड से करती, लेकिन इसमें मुझे टर्म्स नहीं पता, तो मैंने जनरल इसकी डेफिनेशन लगाई स्पैनिंग की, जो बेसिक डेफिनेशन है जो हमने स्टार्टिंग में करी थी कि कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो और वो लगाई तो देखा कि टर्म्स कैसी आ रही है, टर्म्स आ रही है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बस ऊपर हमें पता है कि वी क्या है, वी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसलिए इस तरीके से लिखा है। तुम्हारा क्या कुछ डाउट है या कुछ ऑब्जर्वेशन कह रहे हो? हाँ बोलो। मैम ऑब्जर्वेशन ही था कि हाँ ये ऐसे ही होगा, समझ आ गया। ब्रेक हो तुम्हारी आवाज। हाँ मैम समझ आ गया, ऑब्जर्वेशन ही बोल रही थी मैं। या तो चैट बॉक्स में लिख दो क्या कह रहे हो। चलो ओके, ठीक है ठीक है। हाँ सो अब हमने क्या किया, इसका स्पैनिंग चेक कर लिया, अब हमें क्या चेक करना है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए क्या हमने इनफाइनाइट सेट की इंडिपेंडेंस चेक करी है कभी? कोई ऐसा एग्जांपल एनकाउंटर हुआ है कि इनफाइनाइट सेट लिया हो उसमें आपने? नो मैम। नहीं की। हाँ तो इसलिए इससे रिलेटेड प्रॉपर एक थ्योरी है जो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। सो एक मिनट मैं वो वाला भी ओपन कर लूँ जिसमें हमने इंडिपेंडेंस चेक करा था। तो याद करो, रिकॉल करो, जब डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी तो उसके लिए हमने एक फाइनाइट सेट लिया था, एस बी ऑफ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है कितने हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं था। और सिमिलरली जब ये इंडिपेंडेंस चेक किया था तब भी हम फाइनाइट ही ले रहे थे, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। सो अब हमें डेफिनेशन देखनी है कि इनफाइनाइट के लिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइनाइट के लिए चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट का भी जो रिलेशन होगा वो फाइनाइट में होगा, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है, फिर मैं उसको कंक्लूड करती हूँ। सो ये क्या है, ये थोड़ा डार्क नहीं हुआ, ये है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो इनफाइनाइट सेट के लिए कैसे चेक करते हैं? एन इनफाइनाइट सेट subset an infinite subset S of vector space V is linearly dependent if and only if there is a some finite subset T of S such that T is linearly dependent, otherwise this set is independent। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि S ये V है, ये S है, S अगर हमारा इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट है तो उसके लिए वैसे ही चेक करोगे। ऐसा अगर हमारा इनफाइनाइट सेट है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इसको ध्यान से समझो, एक मिनट। एस मेरा इनफाइनाइट सेट है, वी मेरा वेक्टर स्पेस है, और अभी तक हमने इनफाइनाइट सेट के लिए इंडिपेंडेंस चेक नहीं करी है, तो ये डेफिनेशन मुझे बता रही है कि
डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसने डिपेंडेंस बताई है कि डिपेंडेंस कैसे चेक करना है। डिपेंडेंस कैसे चेक करना है, आपको देखना है कि एस के अंदर कोई ऐसा सेट बैठा हुआ है जो कि डिपेंडेंट है। अगर ऐसा सेट आपको मिल जाता है, एस के अंदर कोई ऐसा टी सेट मिल जाता है जो कि डिपेंडेंट है, तो जो एस होगा वो डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर आपको एस के अंदर कोई भी ऐसा सेट नहीं मिलता जो डिपेंडेंट है, तो एस हमारा इंडिपेंडेंट बन जाएगा। डेफिनेशन क्लियर है? मैम फिर से रिपीट कर दो। हाँ, देखो वेक्टर स्पेस के अंदर हमने एक सेट लिया है एस, जो कि इनफाइनाइट सेट है। सब एस के अंदर मैं सर्च करूंगी, अगर एस के अंदर कोई सबसेट ऐसा मिल जाता है, एस का सबसेट, एस के अंदर कोई ऐसा सबसेट मिल जाता है से टी जो कि डिपेंडेंट है, तो एस भी डिपेंडेंट हो जाएगा, ये डेफिनेशन कहती है। और अगर ऐसा कोई टी सेट नहीं मिलता तो एस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। हाँ, अब मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि ये अलग टाइप का कंसेप्ट है, तो इसके लिए कुछ कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हाँ, तो हमने लिया वेक्टर स्पेस V M22 मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, आपको पता है कि ये इसके अंदर ये है, ये मैट्रिसेस है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं सेट ले रही हूँ एस, आपको एस दे रही हूँ, सेट ऑफ नॉन सिंगुलर matrices, or you can say invertible, sorry, invertible matrices। ठीक है, तो मुझे बताओगे कि एस फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? मैम इनफिनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी मैट्रिसेस हैं जो कि नॉन सिंगुलर होती हैं। ठीक है, एक मिनट, एग्जांपल इन्होंने सिंगुलर का लिया है कि नॉन सिंगुलर का लिया है? हाँ, नॉन सिंगुलर ही लिया है। ठीक है, सो कोई एग्जांपल बताओगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का? सबसे इजी मैट्रिक्स याद करो, क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। यस मैम। हाँ, आई भी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। आई के जितने भी स्केलर मल्टीपल होंगे 2 टाइम्स ऑफ आई, 3 टाइम्स ऑफ आई, सारी नॉन सिंगुलर होंगी। जितनी भी स्केलर मल्टीपल स्केलर मैट्रिसेस होती हैं सारी नॉन सिंगुलर हैं, क्योंकि आई नॉन सिंगुलर है। आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1। ठीक है, जो कि नॉन जीरो है। 2i का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2 नहीं 4। हाँ 4, तो वो भी नॉन सिंगुलर है। तो ऐसे कर करके सारी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हो जाएंगी। आपको पता है कि एस के अंदर बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, दिखने में दिख ही रही है कि जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर वाइज भी देखूं तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरह से सारी मैट्रिसेस एस के पास जा रही हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा भी आई के अलावा भी बहुत सारी मैट्रिसेस हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो एस है
वो इनफाइनाइट सेट है। अब उसने बोला है कि इसको चेक करो कि ये जो S है, जो इनफाइनाइट सेट है, ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सोचेंगे कि S के अंदर कोई मैं ऐसा सेट ढूंढ सकती हूँ, S के अंदर क्या कोई मैं एक ऐसा सेट T ढूंढ सकती हूँ जो कि डिपेंडेंट बन जाए। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई तो S भी डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर मैं T को फाइंड नहीं कर पा रही हूँ तो S इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो T क्या ले, कोई T और S के अंदर T होना चाहिए। दैट मीन्स T जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट हो, T फाइनाइट भी हो सकता है, बस वो S के अंदर होना चाहिए। तो T मैं ये ले सकती हूँ I, 2i। ये S के अंदर बैठा हुआ है। ये S के अंदर क्यों बैठा हुआ है? बिकॉज आप देख सकते हो ये एलिमेंट भी S के अंदर है और ये एलिमेंट भी S के अंदर है ना। तो T मैंने इन दोनों को कलेक्ट करके T बना लिया। क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब ये दोनों एलिमेंट आप देख सकते हो स्केलर मल्टीपल है। और अभी कल मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो सेट क्या बन जाता है? सेट क्या बन जाता है? अगर V1 और V2 दो एलिमेंट हैं और इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के मल्टीपल है दो सेट में, तो सेट क्या बन जाता है? डिपेंडेंट। तो T क्या आ गया? T क्या हो गया? डिपेंडेंट। मैम ठीक है, रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक कुछ भी ले हाँ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी ले सकती थी 2 टाइम्स 4 टाइम्स। जानबूझ के ऐसा लो कि मल्टीपल आए, ठीक है। 2i 4i या कुछ भी लोगे तो मल्टीपल तो आएगा ही, क्योंकि वो आई की टर्म्स में मैं ले रही हूँ। मान ले मैंने 5i और दूसरा मैंने ले लिया 7i, तब भी एक दूसरे के मल्टीपल बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, समझ रहे हो? ये डिपेंडेंट बन गए, तो T डिपेंडेंट बन गया तो S क्या होगा? S भी डिपेंडेंट हाँ डिपेंडेंट हो जाएगा। बिकॉज यही डेफिनेशन है कि अगर किसी सेट के अंदर मैं कोई ऐसा सबसेट ढूंढ लूँ जो कि डिपेंडेंट हो तो वो सेट खुद डिपेंडेंट बन जाएगा। ये डेफिनेशन किसके लिए है? ये डेफिनेशन है इनफाइनाइट सेट्स के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिनेशन इनफाइनाइट सेट के लिए भी निकालनी होगी ना, तो इस तरीके से बनाई गई है डेफिनेशन। क्लियर है ये? मैम एक बार सम अप कर दो ये वाला। देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले हम डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने बोला क्या, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट तो डेफिनेशन है कि कोई वेक्टर स्पेस है, कोई सेट है उसका S जो कि इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट के लिए मुझे चेक करना आता है, अब दिया हुआ है इनफाइनाइट। तो इसकी डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे? तो डिपेंडेंस के लिए हम कोई ना कोई इसके अंदर T फाइंड करेंगे जो कि डिपेंडेंट आ जाए, ठीक है। और अगर सच T मैं फाइंड नहीं कर पा रही हूँ तो ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर ही एग्जांपल लिया जिसमें V को हमने ले लिया 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन, S को मैंने ले लिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शंस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और फिर इसके अंदर मैंने देखा कि S जो है वो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी I के मल्टीपल्स हैं, जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है हमारी जीरो के अलावा जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सारी इसके अंदर चली जाएंगी S के अंदर, तो S इनफाइनाइट सेट है। अब इसके अंदर मुझे कोई
टी फाइंड करना था सच दैट मैं इसको चेक कर पाऊँ कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो मैंने टी ले लिया जानबूझ के, दो सेट का ही, दो एलिमेंट का ही कलेक्शन। दो एलिमेंट मैंने क्या ले लिए, आई और 2i। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्योंकि एक स्केलर मल्टीपल है वेक्टर दूसरे का, वेक्टर भी बोल देती हूँ कभी कभार, उसको एलिमेंट भी बोल देती हूँ, सारी टर्म करेक्ट है, ठीक है। तो जो टी के एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, इसलिए टी जो होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमने एस के अंदर एक ऐसा टी फाइंड कर लिया है जो कि डिपेंडेंट है, तो एस भी डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो जो टी है वो एस का ही पार्ट है। टी के अंदर क्या कैसी मैट्रिसेस हैं, टी के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है 2i, दैट मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसलिए एस का ही पार्ट है। और अगर मैं ऐसा कोई टी नहीं फाइंड कर पा रही थी, हालांकि ये देखो फाइंड करना आसान हो जाता है, ये कहना कि मैं ऐसा फाइंड नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, वो भी हम अभी सीखेंगे कि कैसे करते हैं। मतलब अभी हमने एग्जाम्पल देखा है एक इनफाइनाइट सेट का जो कि डिपेंडेंट है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे एक इनफाइनाइट सेट है और ये डिपेंडेंट सेट है, ये हमने देखा है। यस मैम। अब अभी एक जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये दो पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल हैं जो कि हमें ये इनफाइनाइट वाले कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि इनफाइनाइट में कैसे चेक करते हैं। अभी वो करती हूँ मैं। सो इतना समझ में आ गया। यस मैम। अब हम चेक करते हैं इंडिपेंडेंस। हमने पहले डिपेंडेंस देखी, अब हम चेक करेंगे इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन एक बार मतलब उसको इक्विवेलेंट बताया है इस डेफिनेशन के, एक बार ये वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। An infinite subset S of a vector space V is linearly independent if and only if every finite subset T of S is linearly independent. That means देखो उसी का ही अपोजिट है, लेकिन बस आपको स्टडी करना आना चाहिए कि बोल क्या रहा है कि जितने भी इसके एस के अंदर जितने भी फाइनाइट सेट है टी, जितने भी है, जितने भी फाइनाइट सेट एग्जिस्ट करते हैं वो सारे ही इंडिपेंडेंट है। क्योंकि फाइनाइट सेट को तो चेक करना हमें आता है, ठीक है। तो जितने भी इसके फाइनाइट सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, वो सारे अगर इंडिपेंडेंट आ जाएंगे तो एस भी इंडिपेंडेंट बन जाएगा। क्लियर है इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन? यस मैम। चलो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एक्सक्यूज मी मैम, ऐसा हो सकता है हाँ, कि एस के अंदर इनफाइनाइट सबसेट्स भी हों? इसके अंदर एस के अंदर जो सबसेट है वो इनफाइनाइट सबसेट हो सकता है नहीं क्या नहीं, कोई? इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमें इनफाइनाइट को चेक करना तो हमें आता ही नहीं है। तो हमें तो फाइनाइट को चेक करना आता है। तो यही कह रहा है कि टी अलग अलग टी ले लो, ठीक है। मान लो T1 ले लिया, T2 ले लिया, T3 ले लिया, अलग अलग ले लो और उनको चेक करो। अगर वो सारे TIs हैं जो मैं T1 T2 T3 बोल रही हूँ, वो सब अगर इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, तो ये इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो S होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इसके लिए पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल तुम खुद से कर पाओगे, अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, वो कर लेते हैं, ठीक है। एक बार तो अगेन अभी मैंने डिपेंडेंसी की बताई थी, अब मैं इंडिपेंडेंसी की डेफिनेशन एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हालांकि वो इसी की अपोजिट होती है।
एक मिनट, ये V बना देती हूँ मैं। तो S मेरा इनफाइनाइट है और S को मैं इंडिपेंडेंट कब बोलूँगी, S को मैं इंडिपेंडेंट तब बोलूँगी जितने भी मैं T इसके अंदर फाइनाइट जितने भी T हैं, ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट है, जितने भी पॉसिबल है T उनको मैं देख रही हूँ और वो सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हाँ, तो इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं अगेन जिसमें हम अभी काम कर रहे थे। तो V मैंने ले लिया पॉलिनोमियल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। S मैंने ले लिया 1, x, x²। अभी देखो जब मैंने ये सब कंसेप्ट शुरू किया था तो हमारे पास यही एग्जांपल था, ठीक है। S इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर सारी x की पावर है। हाँ, तो अब तो इसका कोई भी सबसेट कैसा होगा, पॉलिनोमियल। उसमें देखो कोई भी जो भी सबसेट होगा उसमें एक मिनट, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है पॉलिनोमियल्स में भी ऐसे डिनोट कर देंगे P1 P2 है। इसका कोई भी S का कोई भी सबसेट होगा P1, P2, कोई फाइनाइट सबसेट Pn, दैट मीन्स देखो T कैसे कैसे हो सकते हैं, T ये हो सकता है, मान लो ये ले लिया, ये हो सकता है T ये भी हो सकता है। मुझे लग रहा है अभी चार्ज इसका खत्म हो रहा है, पहले मैं चार्ज पे लगा देती हूँ। तुम सोचो इसके ये सबसेट हो सकते हैं ना ऐसे, हाँ, S के सबसेट ऐसे हो सकते हैं ना। यस। हाँ, तो मैंने एक आर्बिट्री टाइप का ले लिया ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जहाँ पर ये P1, P2, Pn बेसिकली ये भी पॉलिनोमियल ही है, ये ऐसे हो सकता है जैसे P1 x² हो सकता है, P2 x⁻³ हो सकती है, Pn x⁻100 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में पहले इसको चार्ज पे लगा दूँ। हेलो, आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ, तो इतना समझ में आ गया कि T मैंने कोई भी आर्बिट्री टाइप का लिया है, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या दिखाना होता है कि T जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं S के, वो उनको चेक करना है मुझे कि क्या वो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। अगर जितने भी पॉसिबल सेट हैं S के, वो सबसेट है फाइनाइट पॉसिबल सबसेट है S के, वो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो S भी इंडिपेंडेंट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कोई T ले लिया जिसके अंदर P1, P2, Pn है, और मैंने बोल दिया है कि P1 हमारा x⁻ समथिंग हो सकता है, P2 हमारा x⁻ समथिंग हो सकता है, Pn भी हमारा x⁻ समथिंग हो सकता है। बेसिकली इसी में से ही एलिमेंट मैंने उठाए हैं, ठीक है। तो आर्बिट्री बनाने के लिए मैंने ऐसा पर्टिकुलर नहीं लिया क्योंकि ये पर्टिकुलर बन जाता फिर, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाँ, इसमें कुछ ना कुछ मैं रिलेशनशिप बना सकती हूँ सच दैट जो डिग्री है P1 की वो स्ट्रिक्टली लेस देन है डिग्री ऑफ P2, डिग्री ऑफ Pn।
ऐसा मैं बना सकती हूँ। Yes, ma'am. बताओ। क्योंकि एक मिनट, हाँ, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम एलिमेंट को इस तरीके से ना लिखें। देखो, किसी भी सेट के एलिमेंट को हम ऐसे तो कभी नहीं लिखते हैं ना, कि इसके अंदर एलिमेंट, अगर मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ ना, मैं ऐसे तो नहीं लिखती। हम्म। Yes, ma'am. मतलब रिपीट नहीं हो सकता ना एक एलिमेंट बार बार, लाइक फायदा हाँ, नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे तो फायदा तो अलग बात है। ऐसे तो फिर मैं अगर रिपीट ही करने लग जाऊं तो मैं बोल दूं कि 1 1 1 1 को मैं इनफाइनाइट टाइम्स लिख दूं, तो फिर एक फाइनाइट की और इनफाइनाइट की डेफिनेशन में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें गलत है इस तरह से लिखना। तो इसलिए तो P1 होगा और P2, या इन सब की डिग्री में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी, किसी ना किसी की डिग्री बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर भी डिग्री मैम इंक्रीज होती जैसे जा रही है। इनफाइनाइट में एक वैल्यू एक ही बार आती है, ऐसे? हाँ, इनफाइनाइट में भी एक ही वैल्यू एक ही बार आती है। फाइनाइट सेट भी ले लो तब भी उसको दो बार थोड़ी ना लिखोगे फाइनाइट में, ठीक है। मैं ये इसमें ये कह रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है डिग्री वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से ही हम कुछ ना कुछ, इसी पे ही वर्क करके हम कुछ कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले ये देखो, एस ये सेट था, मैंने उसके अंदर से टी सेट उसका सबसेट उठाया जिसके अंदर पी आईज है। पी आईज कैसे हैं? पी आईज है ऐसे जिनमें एक्स की पावर समथिंग है, ठीक है। अब मैंने जानबूझ के बोला है कि इनमें ये रिलेशनशिप है, डिग्री P1 इज लेस देन इक्वल टू डिग्री P2 इज लेस देन इक्वल टू डिग्री Pn। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो एस आपका, मान क्या लो, यही आपका एस है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3। हाँ, तो इसके दो तीन सबसेट मैंने आपको लेकर भी दिखाए हैं अभी। मान लो T1 आपने ऐसे ले लिया, किसी ने, मैंने बोला इसका कोई सबसेट बताओ और उसने ऐसे ले लिया। तो मैं उसको बस ये कह रही हूँ कि इसको रीराइट कर दे, इसको ऐसे लिख दे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो करके दे देगा ना मुझे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डरिंग में तो ऐसे करके दे देगा मुझे। Yes, ma'am. हाँ, बस वही मैंने बोला है कि उसको ना रीराइट कर दे। तो उसने P1, P2, Pn लिख दिए और ये रिलेशनशिप में ही लिखा है कि डिग्री ऑफ P1 इज लेस देन डिग्री ऑफ P2 इज लेस देन डिग्री ऑफ Pn, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बस अभी तक हमने T एक सबसेट, आर्बिट्री सबसेट लिया है S का, और हमें चेक करना है कि T जो है वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी हम फाइनाइट सेट के लिए इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंसी चेक करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वेट कर देते हैं जीरो से। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. हाँ, बस मुझे ये एग्जांपल फिनिश करने दो, इसमें बहुत टाइम लग गया है, टाइम हो गया है वैसे, लेकिन ये फिनिश करने दो मुझे। मान लो कोई ना कोई, अगर देखो कंक्लूड, आप मुझे अल्फा आइज की चॉइस बता सकते हो? अल्फा आइज की चॉइस क्या नॉन जीरो हो सकती है? देखो दोनों तरीके से सोचते हैं। अगर मान लो कोई ना कोई अल्फा आई नॉन जीरो हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई अल्फा आई है
वो नॉन जीरो हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब इसको इधर रहने दिया, बाकी सबको उधर ले गई। सिंस अल्फा आई जो है नॉन जीरो है तो डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो डिग्री ऑफ पी आई क्या है, और इसमें से ये जो है P1, P2, Pn, इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी पूरे पॉलिनोमियल की? हाँ, ऐसे सोचो कि P1 की डिग्री P2 से कम थी, ठीक है, और Pn की डिग्री सबसे ज्यादा थी, Pn की डिग्री, और Pi इनके बीच में से कहीं पर है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि Pi और ये दोनों इक्वल है, लेकिन डिग्री ऑफ Pi, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डिग्री ऑफ Pi और डिग्री इस पॉलिनोमियल की इक्वल हो जाएगी। ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इक्वल हो जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर? No, ma'am. मैम पी आई समझ में आ रहा है? है? हाँ, Pi ऐसा हो सकता है, x टू द पावर समथिंग हो सकता है, ठीक है। और बाकी अगर देखो तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा हम इस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ले लेती हूँ, हालांकि जैसे ऐसे लूंगी वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। आर्बिट्री केस में इतना क्लियर नहीं होता। अब इस सेट को मुझे दिखाना है कि ये जो सेट है चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो मैंने स्टार्ट किया अल्फा 1 एक्स स्क्वायर, अल्फा 2 एक्स टू द पावर 5, अल्फा 3 एक्स टू द पावर 7, अल्फा 4 एक्स टू द पावर 10, ठीक है। ये प्रोसेस मैं आपको जो पिछले अभी मैंने आर्बिट्री के लेकर के दिखाया, मैं उसके इसके लेकर के दिखा रही हूँ। मान लो कोई ना कोई अल्फा इज नॉन जीरो हो गया, तो बताओ किसको लूँ नॉन जीरो? किसी को भी बोल दो, बाकी सबके लिए सेम थ्योरी एप्लीकेबल है। बताओ किसको लूँ नॉन जीरो? अल्फा 2। अल्फा 2 को नॉन जीरो ले लेते हैं। तो इसको इधर रहने देती हूँ, बाकी सबको उधर ले जाऊंगी। तो अल्फा 2 एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 एक्स टू द पावर 2 माइनस अल्फा 3 एक्स टू द पावर 7 माइनस अल्फा 4 एक्स टू द पावर 10। और ये यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि अल्फा 2 को आपने बोला नॉन जीरो लो, तो मैंने ले लिया। तो क्या अल्फाज की कुछ ऐसी चॉइस, अल्फा तो स्केलर्स हैं, क्या एक्स टू द पावर 5 और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 2 का है और 7 का है, 10 का है। तो कभी मैं कुछ ऐसा अल्फा आइज लेके आ सकती हूँ ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हो जाए। ये चीज़ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। देखो एक्स टू द पावर 5 यहाँ पर डिग्री क्या है, देखो अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो दोनों की डिग्री इक्वल होती है, ठीक है। ये जो दो पॉलिनोमियल है इक्वल है, तो डिग्री लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की भी इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री कितनी है 5 और राइट हैंड साइड की डिग्री कितनी है 10। तो क्या 5 और 10 इक्वल है? नो मैम। नहीं। तो आपको बात समझ में आ रही है कि पुराने वाले क्वेश्चन में भी यही किया है कि P1, P2, Pi's, Pn में क्या है
इनकी डिग्री में ये रिलेशनशिप है कि डिग्री जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर कोई भी अल्फाइज अगर 0 हो जाएगा तो उस केस में हम डिवाइड कर देंगे, उस केस की वजह से एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल के इक्वल आ जाएगा, जबकि ये वाला जो पॉलिनोमियल है पी आई, इसकी डिग्री अलग है और इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अलग है। तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप की स्टेटमेंट आ जाएगी अगर मैं ऐसे लेके चलूँगी। तो इसीलिए सारे जो अल्फा ये हैं उनको 0 ही होना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, सारे अल्फा को 0 होना पड़ेगा फॉर ऑल आई। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो। तो दैट मीन्स जो ये P1 P2 Pn है ये क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, गुड। और इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सेट T, कोई भी सेट मैं T ले लूँ, उठा लूँ कोई भी सेट T S का, वो इंडिपेंडेंट ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए S भी इंडिपेंडेंट आएगा। बात समझ में आई? मैम एग्जाम में कैसे समझाएंगे लिख के? हाँ, एग्जाम में बता देती हूँ एग्जाम में कैसे लिखोगे। देखो एग्जाम में इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, और एक और चीज़ आप इसमें देख सकते हो, इस तरीके से ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एस कैसा है, मेरे वाले केस में एस था 1, x, x²। यहाँ पर एस है 1 + x, 1 + x + x², 1 प्लस, मतलब नेक्स्ट वाली टर्म ऐड होती जा रही है, x⁻³ ऐड हो गया, नेक्स्ट वाले में x⁻⁴ ऐड हो गया, ठीक है। तो इन्होंने भी सेम तरीके से इसको किया है, इन्होंने पीआई जिसका फाइनाइट सबसेट ले लिया है, जिसके जो पॉलिनोमियल्स हैं वो इंक्रीजिंग डिग्री में है, ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो इंक्रीजिंग डिग्री में है। देन उसने स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है। अब उसने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि ऐसे करेंगे, उसने भी सोचा कि इसको हम चेक करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले इसने कोई ना कोई एक ए आई को नॉन ज़ीरो ले लिया, ठीक है। जैसे इसने किसी एक ए आई को नॉन ज़ीरो लिया, से इसने ए के बोल दिया, ए के को नॉन ज़ीरो ले लिया। चीज़ों को आसान रखने के लिए उसने लास्ट वाली टर्म को ही नॉन ज़ीरो लिया है, ठीक है। तो लास्ट वाली जो ये इसका कोई कोफिशिएंट था उसको ले लिया। जो भी है, तुम किसी एक के साथ काम कर सकते हो, किसी एक को नॉन ज़ीरो ले लिया, उससे डिवाइड कर दिया। देन आपको पता है कि डिग्री में रिलेशनशिप लेके चले हो, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप आ गया। तो बस उसी ने वही चीज़ लिखी है कि डिग्री की रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता है कि, और वैसे भी पी के जो है वो कैसे हो सकता है, ये एक तरह से पी के है जिसकी डिग्री जो है मान लो जो भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिग्री है। मुझे पता है कि वो P1 P2 PK-1 डिग्री से बड़ा डिग्री है इसकी, क्योंकि ये टर्म जो है पी के है, मतलब PK-1 की नेक्स्ट टर्म है, और आपने ऑर्डर ऐसे ही लिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1x x² और इस साइड आपकी जो टर्म आ रही है PK, मान लो वो x⁻³ है। तो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हो सकती है, जबकि इसकी डिग्री 3 है और इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए उसने इस तरीके से लिखा है। तो मैंने बहुत उसको एक्सप्लेन करके समझाया है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? समझ में आना मेन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लिखने का अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो तुम लिख भी लोगे उसको, और बाकी इससे हेल्प ले सकते हो। बताओ। यस मैम। हाँ, तो अभी बस एक लाइन मुझे बोलने दो। वो एक लाइन है कि जो इस सेट था हमारा, जिसने हमें इतनी सारी थ्योरी बताने पे मजबूर कर दिया, ये फाइनली इसने स्पैन तो कर दिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्पैन ऑफ एस तो पूरा वी आ रहा था, और एस जो आ गया वो LI भी आ गया, हेंस दिस इज
बेसिस, ये बेसिस है, दिस इज बेसिस फॉर। हाँ ठीक है, तो Yes, ma'am. बस यही एक थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल था, बाकी सारे एग्जाम्पल आसान है, तुम उसमें आसानी से काम करते हो। यही थोड़ा एक हट के एग्जाम्पल है जो बेसिस का, जो कि इनफाइनाइट सेट है, और इसी की एग्जाम्पल की वजह से आपने ये सीखा कि इनफाइनाइट सेट में हम इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं या डिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ फटाफट। रुको पहले रिकॉर्डिंग